डियर स्टूडेंट्स, अग्रवाल मैथ्स क्लासेस की इस सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरी सभी वीडियोस में जो मेरा फोकस रहेगा वो बेसिक्स कंसेप्ट्स की क्लैरिटी पे रहेगा। इन वीडियोस को बनाने का जो मेरा मकसद है वो बस इतना है कि सभी स्टूडेंट्स मैथ सब्जेक्ट को बड़े आनंद के साथ और बिना किसी डर और प्रेशर के साथ पढ़ें। इस वीडियो में मैं अपने मकसद में कितना कामयाब रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स, सबसे पहले है प्राइम नंबर। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 and itself only is known as a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो एक और अपने आप से ही डिवाइड हो, एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। जैसे मान लो मैं 7 नंबर लेता हूँ तो 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 7 से। 1 और 7 के अलावा ये किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कंपोजिट नंबर्स, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय एनी थर्ड नंबर इन एडिशन टू 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो या तो 1 से डिवाइड होता है और या फिर अपने आप से, इसके अलावा किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। लेकिन ऑन द कंट्रेरी जो कंपोजिट नंबर है, 1 और अपने आप को छोड़कर अगर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल्स आर 4, 6, 8, 9, 10, 12 एसेट्रा एसेट्रा। अब जैसे मान लो मैं नंबर 4 ले लेता हूँ तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1 और 4 के अलावा ये जो थर्ड नंबर 2 है, 2 से भी डिवाइड होता है। अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो ये 1 और 6 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है और ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। जो 1 है फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में केवल एक ही हमारा इवन नंबर है और वो कौन है? वो है 2। 2 के अलावा और कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे बाकी सब क्या होंगे? ऑड्स होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ फिर आपको उसका मीनिंग समझाता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी। यूनिक मीन्स 1 एंड ओनली 1, एक ही होगी, एक के अलावा कोई दूसरी नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये कहता है ये फैक्टराइजेशन यूनिक तो होगी यदि हम उसके ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दें, ऑर्डर को छोड़ दें। ऑर्डर मीन्स कि पहले कौन बाद में कौन, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कंपोजिट नंबर 6 लिया है, तो जब मैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो हम या तो लिखेंगे 2 इंटू 3 और या लिखेंगे 3 इंटू 2। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो केवल 2 और 3 हैं। इस केस में भी 2 और 3 हैं और इस केस में भी क्या है? 2 और 3 हैं। अब जो 2 इंटू 3 लिखता हूँ तो ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे 2 है और सेकंड नंबर पर 3 है।
लेकिन इस वाले केस में फर्स्ट नंबर पे 3 है और सेकंड नंबर पे 2 है। तो देखा जाए फैक्टराइजेशन हमारी यूनिक है, 1 एंड ओनली 1 है, लेकिन ऑर्डर 2 हो सकते हैं। लेकिन क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, या 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5? तो हम कहेंगे कि हम कभी भी इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, ये अनइक्वल हैं। ऐसा लिखने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ ये शो करना है कि जो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, ये वाली है। इसके अलावा हम कोई भी दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है। 6 को आप 2 इंटू 3 भी कह सकते हो और 6 को आप 3 इंटू 2 भी कह सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास कंपोजिट नंबर है 12, तो जो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 3, और अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो 2 इंटू 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन अगर मैं 12 को ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी अनइक्वल है। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये भी गलत है। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू, ये सभी की सभी फैक्टराइजेशन के हैं, गलत हैं। ये जो गलत फैक्टराइजेशन मैं लिख रहा हूँ, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को छोड़ दें। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। HCF of 2 or more positive integers is the largest divisor which divides all the given positive integers। 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर का जो HCF है वो सबसे बड़ा डिवाइज़र है जो सभी दिए गए पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, HCF ऑफ 8 एंड 12। अब 8 को डिवाइड करने वाले जो डिवाइज़र हैं 1, 2, 4 एंड 8। सिमिलरली 12 को डिवाइड करने वाले जो डिवाइज़र हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इन दोनों केसेस में जो हमारे कॉमन डिवाइज़र होंगे, 1 हमारा कॉमन है, 2 हमारा कॉमन है, और फिर हमारा 4 भी क्या है, कॉमन है। 1, 2 और 4 में जो लार्जेस्ट है वो 4 है, तो इसलिए दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। LCM of 2 or more possible integers is the lowest common multiple of the given integer positive integers। 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका LCM क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। उन इंटीजर्स का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो उनका क्या होगा, LCM होगा। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, LCM of 2 or more positive integer is the smallest positive integer which is exactly divisible by each given positive integer। जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं उनका LCM वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको सभी दिए गए पॉजिटिव इंटीजर पूरा डिवाइड करेंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास 2 नंबर्स हैं 8 एंड 12। तो पहले मैं पहली डेफिनेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ जिसमें हमने कहा था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 के जो मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, और 12 के जो मल्टीपल्स होंगे 12, 24, 36, 48, 60। अब इनमें अगर हम कॉमन मल्टीपल देखें तो एक तो आ रहा है 24 और दूसरा आ रहा है हमारा 48, और इनमें जो लोएस्ट है वो 24 है, तो इसलिए जो LCM हो जाएगा दैट विल बी 24। अब मैं इसको सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ जिसमें हमने कहा था कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसको गिवन इंटीजर सभी पूरा डिवाइड करें।
अब हमारे गिवन इंटीजर क्या हैं, 8 और 12। तो 8 किस किस को डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा 8 को, 16 को, 24 को, 32 को, 40 को, 48 को, यानी जो इसके मल्टीपल्स होंगे। सिमिलरली जो 12 डिवाइड करेगा वो डिवाइड करेगा 12 को, 24 को, 36 को, 48 को, 60 को। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं इन दोनों में देखूं तो 24 सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसको 8 और 12 दोनों डिवाइड करते हैं। तो इसलिए 8 और 12 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 24। इसके बाद आता है हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमें दिए हुए हैं उनका हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है हम पहले उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, उसके बाद उन नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेकर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और इन केस उन नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं आता है तो उस केस में हम कहेंगे कि उनका एचसीएफ क्या है, दैट इज़ 1। अगर आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे केस में हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, कोप्राइम। अगर वो नंबर्स कोप्राइम हैं, कोप्राइम मीन्स उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उस केस में जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 1। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 40। 12 और 40 का एचसीएफ बताना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इधर मैंने आपको ये डिवीज़न करके दिखाई है। जो 12 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली 40 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 40 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 1। अब एचसीएफ में हमने जो कंसंट्रेट करना है, जो कंसीडर करना है, वो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को करना है। अब दोनों फैक्टराइजेशन में सिर्फ जो 2 है वो हमारा कॉमन फैक्टर है और उसकी हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो 2 रेज टू द पावर 2 ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 दैट विल बी 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दो जो हमारे नंबर्स हैं वो हैं 6 एंड 11। 6 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 इंटू 3 और 11 क्योंकि खुद ये प्राइम नंबर है 11 को हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी 11 रेज टू द पावर 1। अब 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, 11 का केवल 11 है तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अब हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो सबसे पहले एलसीएम को डिफाइन किया है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द गिवन नंबर्स। जितने भी हमारे पास गिवन नंबर्स हैं हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उस फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर, यानी जो सबसे बड़ी पावर है, उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहीं भी कॉमन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उन फैक्टर्स में हम ग्रेटेस्ट पावर को प्रोडक्ट लेकर एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। तो हम पहले 18 और 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
18 को आप कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 1 एंड 3 रेज टू द पावर 2, एंड 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 1। तो अब हम जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सभी फैक्टर्स लेने हैं और जो फैक्टर कॉमन होगा उसकी हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, और अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो भी हमें उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। अब जैसे इन दोनों में 2 फैक्टर हमारा क्या है, कॉमन है। अब जो 2 की ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 है, तो हम लेंगे 2 रेज टू द पावर 3। उसके बाद दोनों में 3 भी कॉमन है, लेकिन हम लेंगे ग्रेटेस्ट पावर यानी इंटू 3 रेज टू द पावर 2, तो 8 इंटू 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 72। स्टूडेंट, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है वो जानबूझकर ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसके फैक्टर्स आपस में क्या हैं, कॉमन है। चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड में है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 40। तो आप 12 और 40 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 एंड इंटू 3 रेज टू द पावर 1, एंड 40 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 एंड इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब इनके अंदर इस फैक्टराइजेशन में 2 हमारा कॉमन है और 3 और हमारा 5 क्या है, अनकॉमन है। तो हमें सभी की क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर आ जाएगी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 120, यानी कि 12 और 40 का जो एलसीएम है दैट इज़ 120। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज नंबर 9 पर। कंसीडर द नंबर्स 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. Example 5 is consider the numbers 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है 4 रेज टू द पावर n। यहाँ पर n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते हैं, से n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, तो हमारे पास डिफरेंट नंबर आ जाएंगे। 4 रेज टू द पावर 1 इजकल टू 4, 4 रेज टू द पावर 2 इजकल टू 16, 4 रेज टू द पावर 3 इजकल टू 64 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिससे ये जो नंबर है इसका एंड 0 से हो, यानी जो इसका वंस प्लेस है उस पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन लेते हैं। इफ़ द नंबर 4 raised to the power n were to end with the digit 0, अगर इस नंबर के आखिर में डिजिट 0 आता है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। और जो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज़ 2 इंटू 5। अब अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 रेज टू द पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हमने 4 रेज टू द पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 2n। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n देयर इज़ नो प्राइम 5। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कोई भी हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है
कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, वन एंड ओनली वन है, इसके अलावा कोई दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो इसका मतलब 4n हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, और अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 ends with the digit 0. Next example is 6. Find the LCM and SCF of 6 and 20 by prime factorization method. Now example 6. Find the LCM and SCF of 6 and 20 by the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर्स हैं 6 और 20 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इनको हम दिखाएंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ मैंने 6 को डिवाइड करके 2 इंटू 3 और 20 को डिवाइड करके ये 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमारे पास 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 3। देखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी जो पावर 1 है ऊपर उसको लिखते नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पावर 1 लिखी है। तो 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 एंड 20 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। तो बाय डेफिनेशन एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कॉमन है। 3 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड 20 में नहीं है, और जो 5 प्राइम फैक्टर है वो 20 में है और 6 में नहीं है। सेकेंडली फिर हमें देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो स्मॉलर पावर है उसको कंसीडर करना है। तो 2 रेज टू द पावर 1 है, 2 रेज टू द पावर 2 है, तो हमारा आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1। अब क्योंकि इसमें एक ही कॉमन फैक्टर था तो इसलिए प्रोडक्ट का सवाल ही नहीं होता। तो हम एचसीएफ क्या कहेंगे? 2 रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम की बारी है। अब एलसीएम को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट्स, जो गलती लगती है वो एलसीएम में लगती है। एलसीएम में हमें कॉमन को कोई भी कंसिडरेशन नहीं देनी है, हमें इसमें हर फैक्टर लेना है, चाहे वो कॉमन है चाहे वो अनकॉमन है, और ग्रेटेस्ट पावर लेनी है ना कि स्मॉलर पावर। अब इसके अंदर जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 है, 3 है और 5 है, और हमें उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, तो दैट विल बी 60। तो हमारा एचसीएफ जो आया है वो 2 एंड एलसीएम जो हमारा आया है 60। अब हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज़ 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 120। और एक बार हम इन दोनों जो गिवन नंबर्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 120। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी 120 है और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या है? 120 है। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन निकला, इफ़ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देन एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी always equal to a into b. Next is example 7. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM. Example 7. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method and hence their LCM. हमें 96 और 404 का
पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है और उस रिज़ल्ट को यूज़ करके हमें फिर एलसीएम बताना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है हैंस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो एलसीएम को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट कर देते हैं। हमें यहाँ पर जो एलसीएम निकालना है वो जो एचसीएफ आएगा विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ निकालना है, ना कि डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो चलिए, हमने दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। तो 96 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 एंड 404 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 एंड 101। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और जो 2 की स्मॉलर पावर है वो 2 है। तो देयर फॉर एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 विल बी 2 रेज टू द पावर 2, दैट इज़ 4। अब हमारा यहाँ पर आधा काम हो गया है, फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हमें इस 4 की हेल्प से एलसीएम निकालना है। तो अब हम यहाँ पर वो रिलेशन यूज़ करेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इंटू एलसीएम ऑफ 96 404 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 96 इंटू सेकेंड नंबर 404। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई देयर एचसीएफ। तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। तो जो हमारा एलसीएम आया है 9696, दैट इज़ 9696। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 using the prime factorization method. Example 8. Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. अब इस क्वेश्चन में हमको 2 की बजाय 3 नंबर्स गिवन हैं, 6, 72 एंड 120, और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले, जैसे हमने पहले किया है, हम तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 एंड 120 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब जब हम इनका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ कॉमन फैक्टर पर ध्यान देंगे। तो तीनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 2 और 3 है, और वो भी हम उसकी स्मॉलर पावर लेंगे। तो 2 में जो स्मॉलर पावर है वो 1 है और 3 में भी जो स्मॉलर पावर है वो 1 है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट इज़ इक्वल टू 6। बट जब हम एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें सभी फैक्टर्स लेने हैं, चाहे वो कॉमन है और चाहे वो अनकॉमन है, और उनकी ग्रेटर पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 के अंदर जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 है, 3 के अंदर ग्रेटेस्ट पावर 2 है, और 5 के अंदर जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 है। तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज़ इक्वल टू 360। तो इनका जो एचसीएफ है वो तो आएगा 6, और जो एलसीएम आया है दैट इज इक्वल टू 360। An important remark. In example 8, we have calculated that HCF of 6, 72 and 120 is 6 and LCM of 6, 72 and 120 is 360। ये हमने अभी अभी किया है एग्जाम्पल 8 में। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 2160, और अगर मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है दैट इज़
840. That means HCF into LCM is not equal to product of 6, 72 and 120. अब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है? Hence, if there are more than 2 positive integers, then HCF multiplied by LCM is never equal to product of the given positive integers. अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर 3 या 3 से ज़्यादा हैं, यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो HCF और LCM का प्रोडक्ट कभी भी उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा. रिलेशन अमंग HCF, LCM एंड प्रोडक्ट इन केस ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स. अगर हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं तो उन तीनों नंबर्स का जो HCF होगा, जो LCM होगा और उन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, उनके बीच में क्या रिलेशन है. अब जो हमारे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लेते हैं कि पहला A है, दूसरा B है और तीसरा क्या है, C है. तो अगर मुझे A, B और C का HCF का रिलेशन देखना है तो ये HCF इक्वल होगा A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ ABC डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ AC. यानी अगर मुझे ABC का HCF निकालना है और प्रोडक्ट और LCM की हेल्प लेनी है तो ये किसके बराबर होगा? तीनों का प्रोडक्ट A इंटू B इंटू C इंटू तीनों का LCM, और इसको हम डिवाइड करेंगे पेयर वाइज LCM लेके उनके प्रोडक्ट से. यानी पहले LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ AC. सिमिलरली अगर मैं तीनों के LCM के बारे में बात करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू A इंटू B इंटू C इंटू HCF ऑफ ABC डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ AC. यानी जैसे हमने पहले किया था, अगर HCF निकालना है तो प्रोडक्ट के साथ LCM आएगा, और अगर LCM निकालना है तो प्रोडक्ट के साथ HCF आएगा. न्यूमरेटर में तीनों का LCM होगा और डिनोमिनेटर में पेयर वाइज दो का LCM का प्रोडक्ट होगा HCF के केस में. और जब हम LCM निकालेंगे तो प्रोडक्ट तीनों का जो ऊपर न्यूमरेटर में होगा तीनों का HCF होगा, और डिनोमिनेटर में दो नंबर्स का HCF लेके उनका प्रोडक्ट लेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.